नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। आज विशिष्ट मेहमान के तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर झा, जो कि उत्कृष्ट वैज्ञानिक के साथ साथ चीफ जनरल मैनेजर के तौर पर रिटायर हुए हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बालानगर हैदराबाद से। और रिटायरमेंट के बाद झा साहब समाज से जुड़े जो संस्थाएं हैं, इसके अलावा साहित्यिक मंच हैं, उनसे काफ़ी गहरे जुड़े हुए हैं। झा साहब सीधे तौर पर काफ़ी कुछ गतिविधियों में आज भी अपने आप को लगाए रखते हैं ताकि उनका रिटायरमेंट पूरी तरह से जीवंत बना रहे। हम स्वागत करते हैं सर आपका। और सर, रिटायरमेंट के बाद अभी फ़िलहाल क्या कुछ चल रहा है आपका? नमस्कार, धन्यवाद विजय जी और धन्यवाद सिटी चैनल। और अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने हमको आज आमंत्रित किया। मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि प्रायः ही ये माना जाता है कि जब आप अवकाश प्राप्त हो जाते हैं तो आपके एक जीवन का पटाक्षेप हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी अवस्था है कि अगर आप विज्ञान से जुड़े रहते हैं, साहित्य से जुड़े रहते हैं, या जीवन के किसी और सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े रहते हैं, तो लाइफ एक कंटिन्यूम की तरह बहता जाता है। जैसे नदी एक शहर से आगे बढ़ती है, पहाड़ से अपना धीरे धीरे चलती रहती है और अपना अनवरत बढ़ती जाती है, तो उसी तरह से रिटायरमेंट के बाद भी, वैसे तो मैं सरकारी पद पर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे वैज्ञानिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी भी मैं जो वैज्ञानिक सृजनता है उसमें मैं काफ़ी इन्वॉल्व्ड हूँ। और हाल में मेरी एक पुस्तक भी आई है, और जैसा कि आप जानते हैं मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, और जो हमारे एसोसिएटेड हैं बहुत सारे, उनके साथ मैं अभी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम करता हूँ। और बहुत सारे संस्थाओं में जाकर जो स्पेस साइंस का एप्लीकेशन, खास करके रिमोट सेंसिंग है, इसके बारे में व्याख्यान देता हूँ। महीने में 2-3 बार ऐसा हो ही जाता है। बहुत सारे मंत्रालय को मैं सलाह भी देता हूँ। और इसके अलावा हमारी जो मैथिली और हिंदी से संबंधित कुछ साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनमें भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जीवन इन्हीं सब समुच्चय से ही उसमें मूल्य आता है। जो विज्ञान है, साहित्य है, हमारी परंपरा है, जो हमारा साहित्यिक ज्ञान है, इन सब के साथ मिलाकर जब हम जीवन को चलाते हैं तो तब हम जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। जी सर, आपने इसरो की जो प्रतिष्ठित यूनिट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बालानगर हैदराबाद में, और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो ये जो इकाई है इसरो की, यहाँ पर किस तरह के काम होता है? रिमोट सेंसिंग आम लोगों के लिए सहज भाषा में कैसे समझाएंगे आप? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं इसकी शुरुआत 2 ढंग से करना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे जो इसरो के जनक कह सकते हैं, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं, प्रोफेसर विक्रम साराभाई, जिनके ऊपर की अभी कुछ दिन पहले एक सीरियल भी आया था, तो वो एक ऐसे विजनरी थे। इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे थे, तो उनके जो 3 गाइड थे, तीनों नोबेल लॉरेट थे। उसमें एक सीवी रमन भी थे भारत के। वो इतने बड़े विजनरी थे कि उन्होंने एक साथ कई सारे संस्थाओं को भारत में पैदा किया, जिससे कि भारत का जो राष्ट्रीय विकास हो वो बहुत ही त्वरित हो। तो उनका ये विजन था कि हम स्पेस साइंस को आम जन सुलभ कैसे बनाएं, राष्ट्रीय योगदान उसका कितनी जल्दी हो सके। तो उसमें एक है स्पेस इमेजिंग, जिसमें कि जो उपग्रह जब पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ घूमता है तो वो पृथ्वी का चित्र लेता है, और उस चित्र से जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उसका हम
विश्लेषण करते हैं, उसकी अवस्था कैसी है, जैसे चाहे जंगल हो, पानी हो, कृषि हो, मिनरल्स हो, शहरों का विकास हो, तो पृथ्वी के सतह पर जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने संसाधन हैं, और वो कैसे अपने समय के अंतराल में बदल रहे हैं, इसका हम विस्तार से अनुभव करते हैं रिमोट सेंसिंग द्वारा। इसके अलावा जो हमारा इसरो है, उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं भारत में, जैसे कि जो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताऊं कि जैसे जो हमारा त्रिवेंद्रम सेंटर है, वो उसका रॉकेट बनाता है। जो बंगलौर सेंटर है, वहाँ पर जो उपग्रह बनते हैं, जो उपग्रह के सेंसर्स हैं, उनमें वो कई सारे अन्य केंद्रों में बनते हैं, जिसमें कि प्रमुख है अहमदाबाद सेंटर। इस और भी बहुत सारे सेंटर हैं, बंगलौर में भी सेंटर हैं। तो इन सबों के साथ जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो डीटीएच फैसिलिटी है, अभी बहुत सारे जो मोबाइल इंटरनेट इंटरफोनी जो फैसिलिटी है, इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधनों का जो अध्ययन है, और आजकल नया हमारा हो गया है नेविगेशन। आपने गगन की सुविधा सुनी होगी, जो भी जहाज़ उतरता और चढ़ता है वो गगन नेविगेशन से ही होता है। तो इन बहुत सारे क्षेत्रों में जो विक्रम साराभाई का जो विज़न था, उसको इसरो ने पिछले 50 साल में आगे बढ़ाया है। संक्षेप में इसको इस तरह से समझा जा सकता है। और आज के इस समय में बच्चे अपनी किताबों में, टेक्स्ट बुक में विक्रम साराभाई के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, और उनकी जिज्ञासा इसरो को लेकर के भी होती है। जाहिर तौर पर वो बड़े गौर से आपको सुनेंगे, क्योंकि इसरो की ही इकाई है रिमोट सेंसिंग, और जिसमें आपका एक बृहद जो रिसर्च का अनुभव रहा है। सर, आपने कई चीज़ों पर रिसर्च किया है, जिसमें एक ख़ास तौर पर जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, आई थिंक अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, ये जो तकनीक है, ये क्या तकनीक है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? ये भी आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका कि हम आम जीवन में रोज़ उसका अनुप्रयोग करते हैं। तो ये जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी बना है, इसके आप कह सकते हैं कि 3 या 4 आयाम हैं। जो प्रमुख आयाम हैं, एक तो जो हमने बताया कि उपग्रह से हम पृथ्वी के सतह का चित्र लेते हैं अलग अलग वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में। जैसे कि आप ये सोचिए कि जब सूरज की किरण को हम प्रिज्म से भेजते हैं तो आप देखते हैं कि 7 रंग निकलते हैं। ये ऑप्टिकल रीजन हुआ। उसी तरह से माइक्रोवेव है, या थर्मल रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है। तो अलग अलग वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में सेंसर पृथ्वी के सतह से चित्र लेता है। ये एक हिस्सा हुआ जिसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। दूसरा हिस्सा हुआ कि जीआईएस में हम इस रिमोट सेंसिंग चित्र को या इमेज को जो अन्य आंकड़ा है, जैसे पॉपुलेशन है, वेदर है, सॉइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कृषि से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इन सब के साथ उसको हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिलाते हैं। तो ये हुआ उसका दूसरा अवयव। और तीसरा अवयव हुआ नेविगेशन। नेविगेशन कहते हैं कि वो पृथ्वी पर अक्षांत, देशांतर और ऊंचाई एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट के साथ उसको स्पेशली उसको कनेक्ट करते हैं। और इन तीनों को मिला के जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो इसको कहते हैं, इस समुच्चय को जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम अगले कुछ क्षणों में इसका अनुप्रयोग बताते हैं। तो पहले ये तीनों अलग अलग थे तो हमको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता था। हमको फिर से उसको उसके साथ उसका संबंध स्थापित करना पड़ता था। अब इस टेक्नोलॉजी के आगे आ जाने से, जैसा जैसा हमने कंप्यूटर साइंस में हमने डेवलपमेंट किया, हमने सेंसर साइंस में डेवलपमेंट किया, हमने आईओटी में डेवलप किया, तो इन सब को मिला देने से अब हम जो उपग्रह से जो चित्र आते हैं और जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है जो नेविगेशन से, जीआईएस से आता है, इन सबों को मिला के अब हम नियर रियल टाइम डिसीजन ले पाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कब क्या करना चाहिए, कब कहाँ क्या हो रहा है और कब क्या करना चाहिए,
चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें अभी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के जद में आती हैं। इसको जी संक्षेप में बिल्कुल, इस तरह अगर कहा जा सहज सकता है। देखा जाए तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक बहुत बड़ा श्रम बचा सकते हैं। अगर वैसे तौर पर आमतौर पर डाटा करा जाए या फिर सर्वे किया जाए तो उसे बहुत समय लगेगा। इसके अलावा जो जो तकनीक की बात है उसमें एक बड़ी खासियत है, आज के डेट में डिफॉरेस्टेशन को लेकर के एक आकलन लगाया जा सकता है कि जंगलों की स्थिति कितनी है, कैसी है, किस हिसाब से घट रही है और क्या प्रयास होने चाहिए इसको बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए। दूसरा, ग्राउंड वाटर को लेकर के भी इसमें क्या रोल हो सकता है। ग्राउंड वाटर भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ज़मीन के नीचे कहाँ, किस इलाके में कितना पानी है, ये एक देखने वाली बात होती है। तो ये जो रिमोट सेंसिंग है इस दायरे में आता है सर, तो ये दो पक्ष कैसे आप लोग ये सर्वे करते हैं उस हिसाब से? ये बहुत ही हमारे जीवन से संबंधित एक प्रश्न है, क्योंकि हमारा जो जीवन चलता है वो उसमें जो हम जिसको आम भाषा में कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज जो है पिछले 10 वर्षों में इसका बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया गया है। ये एक इमर्जिंग एरिया है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो 75% फ्रेश वाटर आपको प्राप्त होता है वो इसलिए प्राप्त होता है कि हमारे जंगल बचे हुए हैं। जैसे जितने भी दवाइयाँ अंडर डेवलप्ड कंट्री में हैं उसमें 80% वनों की देन है। 40% दुनिया के जो गरीब लोग हैं उनका जीवन यापन वनों से ही चलता है। और जंगल और जल ये दोनों बहुत ही अन्योन्याश्रय इनका संबंध है। तो सौभाग्यवश अभी जब से ये स्पेस टेक्नोलॉजी और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का उद्भव और विकास हुआ है, तो इससे हम बहुत ही फाइन रिजोल्यूशन से हम अध्ययन कर पा रहे हैं। खास करके जो नए सेंसर्स हैं जैसे माइक्रोवेव सेंसर और लीडार सेंसर, और जब से ये ड्रोन प्लेटफॉर्म आ गया है, ये सस्ते एयरक्राफ्ट्स आ गए हैं, तो अब हम पहले सिर्फ 2 परिमाण में एक्स और वाई में हम अध्ययन करते थे, अब हम ऊंचाई में भी अध्ययन कर पाते हैं। मतलब उसका एक तरह से जैसे आपके शरीर की टोमोग्राफी होती है, उसी तरह से हम पृथ्वी के सतह के ऊपर जो कुछ भी है उसका हम टोमोग्राफिक स्टडी कर पाते हैं। तो उसमें जो भी परिवर्तन समय के साथ हो रहे हैं उसको हम तुरंत अपने टेक्नोलॉजी द्वारा जो फॉरेस्ट मैनेजर्स हैं उनको हम बताते हैं। और अभी जैसे आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में ही, जैसा आपने विक्रम साराभाई जी की बात की, जो पहला नेशनल एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग हुआ था वो जंगलों के ही बारे में हुआ था। उसके पहले जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हियर से, ये कहीं सुनी बात थी, कोई 30% कोई 35% कहता था। लेकिन जब पहली बार सतीश धवन साहब जो हमारे बहुत ही इलस्ट्रियस चेयरमैन में से एक हुए हैं, उन्होंने जब ये अध्ययन करवाया तो लोग भौचक्का रह गए कि हमारे पास सिर्फ 20% जंगल उपलब्ध है। तो उसका प्रभाव देखिए कि उसके बाद जब ये 80 के शुरू में ये अध्ययन हुआ तो जितने हमारे कंजर्वेशन लॉ बने, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बना, जो ग्रीन फेलिंग बैन हुआ, ये सब इसलिए हुआ कि लोगों की आंख खुली उस अध्ययन से। तो इसका ऐसा प्रभाव हुआ। इसी तरह से जल के बारे में जो आपने पूछा, मैं बहुत संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि हम लोग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में ही जो सतह पे जल है जिसको सरफेस वाटर बॉडी कहते हैं, हर 15 दिन में पूरे देश का मानचित्र बनाकर हम लोग भुवन वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं। जैसे यहाँ तक कि जो जल भराव होता है उसका भी चित्र हम लोग डालते हैं। और जो पृथ्वी के नीचे है उसके लिए हम कहते हैं उसको ग्रेविटी सेंसर। तो ग्रेविटी सेंसर से अभी पता चल रहा है कि पूरी दुनिया में जल का भयंकर संकट होने वाला है, कैसे ग्राउंड वाटर हमारा नीचे जा रहा है। उन संकट
वाले देश में हम लोग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। तो हम लोगों को इसके बारे में बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है, और भारत सरकार और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे शोध संस्थान इसमें ओवर टाइम काम कर रहे हैं कि कैसे हम सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने जल के संसाधन को कैसे उसका संरक्षण करें और कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सर, इसरो जो इतनी प्रतिष्ठित संस्था है, जो आज के युवा हैं पढ़ लिख करके इसरो में काम करना चाहते हैं, इसकी इकाइयां जो भी हैं, जीआईएस की बात की आपने और रिमोट सेंसिंग की बात की, तो बहुत सारे तकनीक पर काम हो रहा है इसरो और इसरो के विभिन्न इकाइयों के जरिए। क्या इन तकनीक को लेकर के हायर स्टडीज़ में इंडिया में वैसी उचित सुविधाएं मुहैया हैं, या फिर बच्चों को बाहर जा कर के पढ़ना पड़ेगा और तब आकर के इसरो में काम करना पड़ेगा? किस तरह की व्यवस्था है इसरो में? कैसे वहाँ पर बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं और किस तरह की पढ़ाई करें वो? मैं आपको बताऊं कि अब धीरे धीरे हमारे यहाँ बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, उसमें ऐसे ब्रांचेस आने लगे हैं, और ख़ास करके रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी सुविधा हो गई है। आप मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं। और इसरो ने खुद एक ऐसा संस्थान खोला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के पास, जहाँ पर कि आप बीटेक और एमटेक और पीएचडी भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस साइंस से डिग्री लेकर ही इसरो में जाएं। आप जो बाकी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के जितने भी इस्टेब्लिश्ड ब्रांच हैं, उन सब का अनुप्रयोग काफ़ी मात्रा में इसरो में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, मेटलर्जी हो, जितने भी ब्रांच हैं, इस्टेब्लिश ब्रांच, सबके लोगों का वहाँ पर जो उनकी आवश्यकता है और वो वहाँ जा सकते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं है। बराबर उसका न्यूज़पेपर वगैरह में भी एडवर्टीज़मेंट आता है, और आप उनसे कोलैबोरेटिव भी काम कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। उनके वेबसाइट पर बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे आप इसरो से और इसरो के कई सारे सेंटर से, जो कि कई 20 से अधिक सेंटर हैं, उन सबों से आप जुड़ सकते हैं। सर, आपने लंबे साइंटिफिक करियर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, और इनमें से जो अहम चर्चा करने लायक एक दो प्रोजेक्ट हो जो कि आपको लगता है कि ये आपके साइंटिफिक करियर का एक धरोहर के तौर पर है, जिसके बारे में आप लोगों से शेयर कर सकते हैं? वैसे तो मेरा पूरा जीवन इस वैज्ञानिक शोध में पूरा ही बीता, और ख़ास करके रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में मैं 2-3 जो अध्ययन हैं उनका मैं कहूँगा कि काफ़ी जो व्यक्तिगत रूप से जिसमें मैं इन्वॉल्व रहा, जिसका कि काफ़ी दूरगामी प्रभाव रहा, उसमें तो जैसे कि हमने जो राष्ट्रीय डेटाबेस थे, जो क्वांटिफिकेशन की बात होती है, किसी भी संसाधन को जब आप उसको संरक्षित करना चाहते हैं या उसको सतत उसका अनुपयोग करना चाहते हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या सस्टेनेबल यूज़ कहते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि उसका डायनेमिकली हम उसकी इन्वेंट्री कैसे करें। तो हमारा ख़ास करके जो नेशनल बायोमास का डेटाबेस है, नेशनल डेटाबेस, उसको हमने पहली बार उसको पूरी तरह स्थापित किया, जिससे कि अभी पर हेक्टेयर कितना टन बायोमास है रिमोट सेंसिंग द्वारा, इसके लिए हम लोगों ने उसका बहुत सारे टेक्नोलॉजी को एक साथ लाकर, यहाँ तक कि जब एआई अपने
इन्फेंसी के स्टेज में था, उस समय हम लोगों ने आज से 7-8 वर्ष पूर्व उसका प्रयोग करके नेशनल डेटाबेस बायोमास पर बनाया। इसी प्रकार मैं को इन्वेस्टिगेटर था नेशनल लैंडस्केप लेवल बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट का। उसके पहले कोई भी स्पेशियल डेटाबेस अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी का नहीं था। तो पहली बार रियो कन्वेंशन के बाद हम लोगों ने भारत में जो जैव विविधता है, लैंडस्केप लेवल बायोडाइवर्सिटी, उसको हमने इस्टेब्लिश किया। इस प्रकार तीसरा, जैसा हमने कहा कि जंगल को दो सबसे जो बड़े खतरे हैं, डिफॉरेस्टेशन या थिनिंग या डिग्रेडेशन कह लीजिए, और दूसरा जो है जंगल की आग, इन दोनों के बारे में हमने अलर्ट सिस्टम बनाया, डायनामिक अलर्ट सिस्टम, कि जैसे ही सैटेलाइट क्रॉस करे, जहाँ जहाँ भी जंगल की आग में आग हो, उसको 10 मिनट के भीतर उसको एसएमएस मिल जाए। इसी प्रकार हमने सबसे जो हाल में हमने काम किया, जिसके लिए कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, कि आज के पहले आप जानते होंगे कि ये सिर्फ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होता था। हम 75 साल में हमारे गाँवों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था। चूँकि मैं गांव का रहने वाला हूँ, भारत में 7.5 लाख जो गांव हैं, 2.5 लाख पंचायत हैं, उनका जो विलेज लेवल डेटाबेस है उसके में हमारा बहुत कंट्रीब्यूशन था। और पहली बार हम लोगों ने सारे IITs और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ मिलकर 34 मॉडल गांव का कैसे बेस्ट रूरल कंडीशंस बनाए जा सकते हैं, तो गांव की प्लानिंग कैसे ही हो, इसका हम लोगों ने एक मॉडल बनाया। तो उसको कहते हैं ग्राम पंचायत स्पेशियल लेवल प्लानिंग। तो वो एक बहुत अच्छा काम था। इसी तरह से जल जीवन के लिए हम लोगों ने उसके सारे नक्शे बना के दिए। तो इस प्रकार पर्यावरण संबंधी, जैसे हमने भारत में इसके पहले कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जंगल शोषित करता है और कितना जल को इवेपोट्रांसपिरेशन निकालता है, इसका कोई स्टडी नहीं था। तो हमने पहली बार नेटवर्क ऑफ फ्लक्स टावर्स बनाया। यहाँ तक कि सुंदरबन के दलदल में भी हमने ऐसा एक फ्लक्स, दुनिया का पहला मैंग्रोव जो कि बड़ा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, उसमें हमने लगाया। तो इस तरह से कुछ खास हमने स्टडी किया जिसमें कि मैंने लीड रोल लिया, और इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ कि हाँ, हमने विज्ञान को आम जीवन में उतारा। जी। तो चंद्रशेखर झा साहब ने जिस तरीके से अपने आप को झोंका और कई सारे अनुप्रयोग बताए और उसमें सफलता उनको मिली, इसको लेकर के इसरो की तरफ से उनको रिकग्निशन भी मिला। इसरो मेरिट अवार्ड 2015, इसरो टीम एक्सेलेंस अवार्ड 2015, इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से भी इनको रिकग्निशन मिला और कई अवार्ड्स मिले। सर, आप साइंटिस्ट होने के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचि में भी आप अपना समय व्यतीत करते हैं। मिथिला बायना, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहता है व्यक्तिगत तौर पर भी, और मिथिला संस्कृति, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक ऐसा पहलू है जो हमारे हृदय के बहुत करीब है, क्योंकि मैं एक मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, और आपको तो ज्ञात ही है कि हमारा जो साहित्य है उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री ही 700 वर्ष पुरानी है, राजा जनक से लेकर के। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत में जो 6 दर्शन हैं उसमें 4 मुख्य दर्शन का जो क्रेडल है वो हमारा मिथिला रहा है। चाहे वो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का हो, चाहे वो न्याय दर्शन गौतम जी का हो, वहाँ पर वेदांत के भी मंडन मिश्र हुए, जो बाद में सुरेश्वराचार्य और राजा जनक तो सबसे ऊपर थे, जिनका की खास कंट्रीब्यूशन ये रहा कि वो ज्ञान और कर्म दोनों को एक साथ मिलाया। तो उसके बाद वो एक समय था, और बहुत संक्षेप में कहते उसके बाद दूसरा आया जहाँ से कि हम लोग बहुत गौरव महसूस कहते हैं, वो विद्यापति का समय था। बच्चन जी ने लिखा है कि जब मीर, कबीर, तुलसी, मीरा ये लोग जब नहीं थे
तो उस समय जो भक्ति का जो सुर चलाया, भक्ति का जो कंसेप्ट आया, जिस तरह से उसको विद्यापति जी ने लाया, साहित्य, भक्ति, आध्यात्म, दर्शन, सामाजिक विषमता, तो पहले तो वो संस्कृत में करते थे, बाद में जब उन्होंने मैथिली में किया तो उन्हें बहुत अधिक सफलता मिली। और यहाँ तक आप ये देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकार, गीतकार, वो भी मैथिली में लिखते थे और उसको ब्रजबुली कहते थे। भानु सिंगर पदावली के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था, तो इतनी उनकी महिमा थी। तो अभी हम लोगों ने हैदराबाद में एक देसिल बैना नामक साहित्यिक संस्था स्थापित की है और हर 6 महीने पर हम लोग जो उसकी स्मारिका निकालते हैं वो करीब 350 पृष्ठ की होती है। और हमारे जितने साहित्य अकादमी पुरस्कृत और मानिंद साहित्यकार हैं मैथिली के, वो सारे लोग उसमें प्रकाशित करते हैं। और इस प्रकार हम लोग मिथिला समाज, मैथिली साहित्य, मिथिला समाज का दर्शन, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको अक्षुण्ण रखा जाए, इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और हमें मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको ये अवसर दिया ये बताने के लिए। और ये हम आज देखिए कि चाहे जो भी आप इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, इन्वायरमेंट का हो, डेवलपमेंट का हो, उसमें जो नॉन मटेरियल वैल्यू डेवलपमेंट है उसको अब ऊपर रखा गया है मटेरियल अचीवमेंट से। अगर नॉन मटेरियल वैल्यू में आप ऊपर नहीं हैं, जो मटेरियल वैल्यू है उसका आप बहुत उपभोग बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे ज़्यादा समय तक। तो ये जो हमारा साहित्य है, भारतीय दर्शन है, शास्त्रीय संगीत है, योग है, इन सबों का जो ज्ञान है और इन सबों में अवस्थित होने से ही आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसको हम सही मायने में उसको हम जीवन में उतार पाएंगे। इसका डायरेक्ट रेलेवेंस है। तो हम इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील रहते हैं और हम अपना बाकी जीवन भी इसमें बहुत अच्छे से लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एक संतोष और आनंद का विषय है ये। तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर झा ने कई चीज़ें बहुत साझा की जो कि रोचक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। और मिथिला की संस्कृति, जो समृद्ध संस्कृति है, उसको उन्होंने और अपने साथियों के साथ हैदराबाद में जीवंत रखा है। इसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो अनुभव भी उन्होंने साझा किया और वो अनुभव के साथ साथ उनका ज्ञान भी और विस्तृत हो रहा है। आप जो सेमिनार्स के ज़रिए या बाकी बच्चों को वो गाइड करते हैं उस हिसाब से। तो बहुत बहुत सर शुक्रिया इस स्टूडियो में आने के लिए। और मैं जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया। हमारे माँ पिताजी बहुत विद्वान थे और बहुत ज्ञानी थे, और हमारा परिवार जो हमारी धर्मपत्नी हैं और हमारी 2 बेटियां हैं, वो भी हमको सतत हमारे इस प्रयास में हमारे सहभागी रहे। और उनके उत्साह देने से ही, उनके प्रोत्साहन से ही मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। और वो इसमें हमारे पीछे बहुत हमारी मदद करते रहते हैं और हमको आगे बढ़ाते हैं। बहुत उन सबों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और सिटी विज़न और आपका मैं बहुत कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इतना सुंदर अनुभव दिया। एक बहुत अच्छा अनुभव था। नमस्कार, नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार।